Greetings to all viewers and my students. I welcome you to my channel PPSC Learning. I hope that you all will be hale and hearty. Today I am going to explain the first lesson of the book with stars. The name of the lesson is The Third Level, written by Jack Finney. Very first we will know about the author. Walter Braden Jack Finney was an American author. Walter Braden Jack Finney, ये जैक फिनी का फुल नेम है एंड ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर. ये एक अमेरिकन ऑथर थे. ही वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1911 इन माबोकी, विस्कॉन्सिन, USA. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 में माबोकी के विस्कॉन्सिन सिटी में हुआ था, विच इज़ इन USA. He died of pneumonia and emphysema on November 14, 1995 at the age of 84 in Green Bay, California. इनकी मृत्यु निमोनिया और एम्फीसीमा that's a abnormal condition of lungs marked by decreased respiratory function. इस वजह से इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1995 को 84 के एज में हो गया था, ग्रीन ब्रे में, कैलिफोर्निया में. हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन. इनके सबसे बेस्ट वर्क क्या है? साइंस फिक्शन है एंड थ्रिलर्स. कुछ थ्रिलर्स भी इन्होंने लिखे हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट बुक नेम्ड द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन. द बॉडी स्नैचर्स इनकी एक बुक थी और टाइम एंड अगेन ये इनकी बुक के दो नाम हैं जो बेस्ट बुक रही इनकी. It was all about the author Jack Finney. Let's move to the main character of the story. Now let me introduce the three main characters of the story. The first and the protagonist of the story. इस कहानी का जो मेन पात्र है उसका नाम क्या है? चार्ली. A 31-year-old ordinary guy, जिसकी उम्र 31 साल होती है. He is the main character of this story and story revolves around him. ये एक स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी हुई है. लाउजा, सी वॉज चार्लीज वाइफ. लाउजा जो है वो चार्ली की वाइफ है. एंड द थर्ड वन इज सैम. ही वॉज चार्लीज फ्रेंड. ये चार्ली का एक दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट होता है. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द थर्ड लेवल. कहानी का मुख्य शीर्षक द थर्ड लेवल है और जो थर्ड लेवल की बात की जा रही है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है. तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में चार्ली का ये एक हाइपोथेटिकल उसकी थिंकिंग है कि सभी लोग मानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली को लगता है कि उसके 3 लेवल हैं और वो 3 लेवल पे वो गया हुआ है. ऐसे उसकी हाइपोथेटिकल जो है थिंकिंग होती है और ये बिलीव करता है कि वो सच में वहाँ पर 3 लेवल है. और इसी के अबाउट में उसने पूरी कहानी में अपने इमेजिनेशन को डिस्क्राइब किया है. बिफोर रीडिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द स्टोरी विद द पिक्चर्स के साथ में मैं आपको उसको रिलेट करता हूँ कि वो सारे वर्ड की मीनिंग क्या है. लेट्स हैव अ लुक. Psychiatrist, it is noun. It means medical doctor specializing in illness of the mind. साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो जिनका स्पेशलाइजेशन होता है टू ट्रीट द इलनेस ऑफ द माइंड की इलनेस को ट्रीट करने के लिए. एग्जाम्पल में इसका यूज़ किया गया है. पीपल विल विजिट अ साइकेट्रिस्ट टू गेट हेल्प विद देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स. जैसे किसी को माइंड में इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है तो वो साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं और साइकेट्रिस्ट जो है कुछ टेस्ट के दौरान वो मेंटल इलनेस को जो है दूर करते हैं. आर्क्ड मीन्स क्या होता है? कर्व्ड होता है. इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है. आर्क्ड मीन्स क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग का जो यू शेप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बिल्डिंग के शेप दिखाए गए हैं. सो दे आर मेनी आर्क्ड डोरवेज और पासेज इन द ओल्ड चर्चेज ऑफ यूरोप. यूरोप के जो ओल्ड चर्च हैं वहाँ पर जो उनके दरवाजे के रास्ते होते हैं या जो बिल्डिंग के एक बने होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे ऐसे आर्क स्ट्रक्चर दिखाई देता है. दैट मीन्स आर्क्ड. तो ये जो एक कर्व स्ट्रक्चर होता है इन यू शेप, दैट इज़ नोन एज आर्क्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिटून्स. स्पिटून्स दैट इज़ नाउन.
इट इज़ जार लाइक कंटेनर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक जार लाइक कंटेनर होता है, इनटू विच पीपल वुड स्पिट, जिसमें लोग स्पिट करते हैं। स्पिट मीन्स होता है कि थूकना, सलाइवा को मुंह से बाहर निकालना। तो देयर वर स्पिटून्स इन ग्रैंड सेंट्रल बट दे डू नॉट एग्जिस्ट टुडे। बहुत पहले ग्रैंड सेंट्रल पे ये स्पिटून्स रखे गए थे जहाँ पर लोग इसको यूज़ किया करते थे, लेकिन आजकल वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्बी हैट। इट इज़ नाउन ओल्ड फैशनड हैट यूज्ड बाय मेन इन द पास्ट। ये ओल्ड फैशनड एक हैट है जो कि पास्ट टाइम में यूज़ किया जाता था। डर्बी हैट्स वर कंसीडर्ड वेरी फैशनेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में डर्बी हैट को बहुत ही फैशनेबल माना जाता था और लोग इसको एक फैशन में वियर करते थे। लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये भी नाउन है। स्लीव्स दैट पफ आउट टुवर्ड द शोल्डर। शोल्डर के पास जो है इसमें पफ बना होता है, एक फूला हुआ जो है कपड़ा दिखाई देता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऐसा जो उसमें डिज़ाइन होती है, ऐसी कोई जो स्लीव्स होती है उसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन। अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स नीड अ लॉट फैब्रिक टू मेक। उसमें काफ़ी फैब्रिक की नीड होती है लेग ऑफ मटन को बनाने के लिए। तो स्पेशली ये गाउन में यूज होता है। तो 20th सेंचुरी में जो गर्ल्स हुआ करती थी इसको पहना करती थी और वहाँ पे उनकी स्लीव्स पे पफ हुआ करते थे। नेक्स्ट वर्ड इज करेंसी। इट इज़ नाउन, इट मीन्स मनी। टूडेज करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज यूज्ड इन द पास्ट। जो पास्ट में जो करेंसी थी उससे आज की करेंसी क्या होती है, बिल्कुल डिफ़र करती है। तो करेंसी जो है वो टाइम एंड अगेन जो है चेंज होती रहती है और हर एक कंट्री की डिफ़र करती है। प्रीमियम, इट इज़ ऑल्सो नाउन एन एडिशनल चार्ज और कॉस्ट। प्रीमियम मनी एक्सचेंज के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप कोई मनी एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए जो आपको चार्ज देना होता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीमियम। सम कस्टमर्स आर रिलेक्टेंट टू पे अ प्रीमियम फॉर ऑर्गेनिक फ्रूट। कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, दे आर अनविलिंग टू पे, वो बहुत ही अनविलिंग होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती टू पे अ प्रीमियम फॉर ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक फ्रूट के लिए पे करने के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वोकेबलरी और द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस स्टोरी. I had discussed with you these all the words. Some of the words I had told the meaning of the words with the pictures. I hope you understood all the meaning of these words. Let's read the story. Now let's read the story. The third level. थर्ड लेवल के बारे में अगर बताएं तो इट रिवील्स द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर. ये कड़वी सच्चाई, जो युद्ध की कड़वी सच्चाई होती है उसके बारे में बताता है. वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस दस लीविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी. युद्ध जो होते हैं ये इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ये एक ऐसे परिणाम होते हैं, इसके ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जो कि कभी भी उसको हम लोग सही कर ही नहीं सकते हैं. इसलिए लोग जो उसके प्रभाव में आते हैं दे फील स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी. उनकी जो अवस्था होती है वो बहुत ही इनसिक्योर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाई वेरियस मीन्स. और ये अभी भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें हर एक कॉमन मैन उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बचने की होती कि वो इन सब चीज़ों से कैसे बचे. इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे चार्ली जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, वो हेलुसिनेशन में पहुँच जाता है एंड ही रीचेज़ द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन व्हेन ही वाज कमिंग बैक टू हिज ऑफिस. जब वो अपने ऑफिस से रिटर्न हो रहा था तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उसे सबवे लेना था. तो वो उस समय क्या होता है कि वो हेलुसिनेशन में चला जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को सपोज करता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है. ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो अपने आप को हमेशा इस वॉर से दूर ले जाना चाहता था. ऐसी जो एक सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ डिवेस्टेट हो रही है, तो इस डिवेस्टेशन से वो दूर जाना चाहता था, इसलिए वो एक थर्ड लेवल पे पहुँच गया था. इस स्टोरी में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो वार के होते हैं, जो एक कॉमन लाइफ पे पड़ते हैं, वो बताए गए हैं.
और किस तरह से एक कॉमन मैन की लाइफ इफ़ेक्ट होती वो बताया गया है। रेस्ट ऑफ लास्ट में इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता है और ना ही कोई ऐसा लेसन मिलता है। बस ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पर एक कॉमन मैन कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और वो कैसे उन सारे चैलेंजेस को फेस करता है, सिर्फ इतना ही इसमें बताया गया है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंड टू चार्ली इन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Before reading the story, there is a question: have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस की है चीज़ें जहाँ पर दूसरे लोग उसको बहुत ही बिलीव करने में जिनको कठिनाई होती है? तो क्या आपके साथ कोई क्यूरियस ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास जहाँ पर दूसरे उसको विश्वास ना करते हों? तो देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जहाँ पर दूसरे लोग विश्वास नहीं करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू, बट आई से देयर आर थ्री, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Narrator named Charlie. He tells us that the presidents of the New York Central, the New York, New Haven and Hartford railroads, they all will swear. वो लोग ये कंफर्म करेंगे, वो ये स्वेयर करेंगे, दे विल टेक ओथ दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स इन अ रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल हैं। और वो स्वेयर किसकी करेंगे? टाइम टेबल्स की। दे वुड स्वेयर बाय द टाइम टेबल्स ऑफ रेलवेज। टाइम टेबल की क्यों स्वेयर करेंगे? क्योंकि टाइम टेबल इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन रेलवेज में जो है टाइम टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एंड एवरीबडी एडहेयर्स टू मेंटेन इट। और सभी उसको क्या करते हैं? दे आर वेरी लॉयल। एडहेयर्स मीन्स क्या होता है? बी लॉयल। और सभी क्या होते हैं? उसके लिए लॉयल होते हैं, टू मेंटेन इट, उसको मेंटेन करने के लिए। हैंस इट इज़ कंसीडर्ड अ सैक्रेड बाय रेलवेज एम्प्लॉई। इसलिए जितने भी रेलवे एम्प्लॉइज़ होते हैं उसके लिए ये जो रेलवे टाइम टेबल है दैट शोज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट का जो है मतलब एक सम्मान का द्योतक होता है जहाँ पर ये जो रेलवे के टाइम टेबल होते हैं रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं, देखिए नरेटर और ऑथर में भी डिफरेंस होता है। ऑथर जैक फेने है, लेकिन नरेटर कौन है? नरेटर यहाँ पे चार्ली हैं, जो अपनी आप बीती यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं ये लोग ओथ लेते हैं, ये लोग कसम खाते हैं रेलवे के टाइम टेबल्स को लेकर के कि न्यूयॉर्क सेंट्रल जो स्टेशन है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन बट आई से देयर आर 3। लेकिन यहाँ पे जो नरेटर चार्ली वो कहता है कि वहाँ पर 3 लेवल हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि ये वहाँ पे कहते हैं कि ये वहाँ पर ही हैज़ गॉन टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि ये बताते हैं कि ये जो है थर्ड लेवल पे गए हुए हैं। नाउ नोबडी बिलीव्ड हिम। कोई उन पे इस बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको कौन मानेगा? तो बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और ये कहते हैं कि ये सचमुच में वहाँ गए हुए थे, मतलब ये रियलिटी है कि ये गए हुए थे थर्ड लेवल पे। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। और इस चीज़ को जो है बात करने के लिए वो जो है इन्होंने अपने एक फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट है इनका एक फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने उससे बात की। अमंग अदर्स, दूसरों से भी बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि ही इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट्स द मेंटल इलनेस, जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं। तो ये अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो
उस साइकेट्रिस्ट ने क्या बताया कि जब इन्होंने अपने फ्रेंड को बताया थर्ड लेवल के बारे में, तो उसने कहा, ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम, कि ये क्या है, एक वॉकिंग ड्रीम है। वॉकिंग ड्रीम मीन्स क्या होता है कि ड्रीम ऑकरिंग वाइल अ पर्सन इज अवेक, एक ऐसा ड्रीम जहाँ पे पर्सन क्या होता है, अवेक होता है, वो जगह होता है। तो उसने कहा कि ये आपका वॉकिंग ड्रीम है, मतलब एक चलते चलते आपने ये सपना देखा होगा, टू विश फुलफिलमेंट, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्या होता है कि किसी की इच्छा होती है, जो उसकी विश होती है, वो उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। तो जब कोई मीन्स अ पर्सन हु ड्रीम वाइल बीइंग अवेक, जब जग जग करके उसे सोचता है, तो सम टाइम क्या होती है, उसकी विश जो है दैट गॉट फुलफिल्ड, तो उसकी विश पूरी हो जाती है। तो शायद ऐसा उस वॉर के दौरान जो चार्ली नरेटर है वो कुछ ऐसा सोच रहा होगा अपने आप को बचाने के लिए, और इसीलिए अपने आप को एक स्केप करते करते वो जो है एक ऐसे इस प्लेस पे पहुंच गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जहाँ पे कोई जाता ही नहीं, जहाँ पे जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए उसकी जो ये विश है वो क्या होती है, फुलफिल्ड होती है, बिकॉज ही हैड अ मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विश टू रीच द थर्ड लेवल एंड नाउ इट इज़ फुलफिल्ड। इट वॉज टोल्ड बाई साइकेट्रिस्ट, ये साइकेट्रिस्ट का जो फ्रेंड है वो कहता है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और इनका फ्रेंड ये भी कहता है कि ये क्या थे, बहुत ही अप्रसन्न थे, बहुत ही दुखी थे। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और यह बात सुनकर के उसकी पत्नी भी बिल्कुल दुखी हो जाती है। काइंड ऑफ मैड मीन्स क्या होता है, वो भी एकदम बिल्कुल इस बात से दुखी हो जाती है। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape। और फिर वो बट ही एक्सप्लेन, लेकिन जो है जो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है वो उसने ये भी एक्सप्लेन किया दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो जब ये बताता है कि वो वॉकिंग ड्रीम देखता है, तो ऐसा सुन करके उसकी पत्नी बिल्कुल परेशान हो जाती है। तो यहाँ मैड होने मतलब क्या होता है, परेशान होना, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो बाद में जो है उसको और क्लियर करता है साइकेट्रिस्ट, और कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो सचमुच ऐसे कोई उसको बीमारी हो गई है, बल्कि क्या है, ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये असुरक्षा की फीलिंग है, जहाँ पे डर है, जहाँ पे वॉर की चिंता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो उसके दुष्परिणाम है, उसके बारे में जो वो सोच रहा है, उसकी वो चिंता है उसको। दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, क्योंकि वो जो है क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। वेल हु डजंट, और ऐसा कौन नहीं चाहता है कि वो युद्ध से बचे, लड़ाई से बचे, उसके दुष्परिणाम से बचे, ऐसा कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर एक कोई बचना ही चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब घूमते घूमते, वॉन्डर मीन्स क्या होता है कि घूमते घूमते वो मीन्स वाइल रोमिंग वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो ये कहना चाहता है कि दैट इज़ द ओनली पर्सन टू हैव गॉन टू द थर्ड लेवल, कि ये सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो कि थर्ड लेवल तक पहुँच गया ड्यू टू हिज बैड इमोशन, ड्यू टू ही वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, क्योंकि वो वॉर के बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहता था, ऐसे वो हमेशा सोचा करता था। तो शायद उससे बचने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गया। तो इस वजह से जो है मतलब ही वॉज द वन एंड ओनली पर्सन। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, everything points to it, they claimed। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality। तो refuse means क्या होता है, to escape or to be away, बचना या दूर जाना। तो अभी क्या हुआ कि बट जो साइकेट्रिस्ट सैम था उसने कहा that I wanted to escape from the मीन्स जो ये नरेटर है चार्ली, कि वो जो है बचना चाहता था from the modern world, इस मॉडर्न वर्ल्ड से। Hence, Charlie had the feeling that he had traveled to the third level। तो चार्ली के अंदर ये फीलिंग थी कि इसको जो है उससे बचना था, भागना चाहता था, इसलिए ये जो है थर्ड लेवल पे पहुंच गया। और इस बात को ऑल हिज फ्रेंड्स अग्रीड विथ हिम, और जो सैम ये बात बोलता है, साइकेट्रिस्ट इस बात को बोलता है, तो उसके सारे फ्रेंड्स इस पे एग्री करते हैं।
एंड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। और वो कहते हैं कि दे सेड दैट इवन हिज हॉबी, जो उसकी हॉबी है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और ये इसकी जो ये अजीबोगरीब उसकी हरकतें हैं, जो बिल्कुल विचित्र हरकतें हैं उसकी, ये सब बिल्कुल क्लेम करती हैं, ये सब उसकी तरफ इशारा करती हैं। जैसे उसकी हरकतें क्या है, बाई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हैबिट है, दैट्स अ टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो ये जो उसकी कलेक्टिंग, मतलब स्टैम्प को कलेक्शन करने की जो एक हैबिट है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट हिज विश टू बी अवे फ्रॉम रियलिटी, कि वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से दूर जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन पर्सन नहीं है जो करता हो कि सब लोग स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी ये कोई जो है कॉमन हैबिट नहीं है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब यहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए चार्ली कहता है कि वेल मे बी, हो सकता है कि विचित्र हैबिट होगी, एक विचित्र आदत होगी कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो कि क्या थे, वर्ल्ड वॉर के पहले थे, तो वो तो ऐसे किसी युद्ध से बचना नहीं चाहते थे, लेकिन पुराने समय में जहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ही वॉज पासिंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अपनी पास कर रहे थे, तो उनको तो किसी से बचना नहीं था, या किसी वास्तविकता से, किसी दुष्परिणाम से उनको नहीं बचना था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। तो वही हैबिट क्या है, वही हैबिट चार्ली की भी है, और चार्ली भी इस तरह से स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो इट्स नॉट अ मिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ हैबिट, ये कोई स्ट्रेंज हैबिट नहीं है उसकी, या कोई जो है ऐसी कोई हैबिट नहीं है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, कि वो रियलिटी से दूर भाग रहा है। तो ये जो हॉबी है, इसके लिए वो कहता है कि ये तो उसके ग्रैंडफादर की भी मतलब एक हैबिट थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, और ये क्या है कि जैसे स्टैम्प कलेक्शन करना और ये सब क्या है, दीज आर वेरी प्रिटी, ये सब बहुत ही अच्छी आदतें हैं, ये एक मतलब अच्छे जो है हॉबी में आते हैं, कलेक्टिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो ये सब क्या है, एक अच्छी हैबिट में आती है, जो एक शांति का प्रतीक है, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि से कोई बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन आ जाएगा, बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये दैट इज़ क्वाइट पीसफुल, ये बहुत ही पीसफुल है। In his day, for all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. तो ये क्या, इट इज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, एक उनके पास एक अच्छा कलेक्शन था स्टैम्प का। इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरी यूएस इशू, और इसके जितने भी यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी इशूज़ थे, मतलब जो भी इशूड हुए थे टिकट, वो सारे कलेक्शन उनके पास थे। फर्स्ट डे कवर्स इट, और ये क्या करते थे, ये फर्स्ट डे कवर्स जो मतलब इनका जो रहता था, जो भी स्टैम्प जो है वो लॉन्च होते थे, या जो भी स्टैम्प हुआ करते थे, उसको वो कलेक्ट कर लिया करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑल्सो यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, और प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी जो है स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, इफ़ यू नो, अगर आपको पता हो तो। एनी वे, हियर्स द व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स अ फास्टर दैन द बस। तो यहाँ पे अभी जो नरेटर हैं चार्ली, वो बताते हैं इज़ डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, अब वो अपने एक इवेंट को बता रहे हैं एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कि एक नाइट क्या होता है कि समर की नाइट होती है, समर सीजन की नाइट होती है, एंड ही हैड वर्कड टिल लेट आवर्स इन ऑफिस, ये काफ़ी देर तक ऑफिस में काम किए होते हैं। ही वांटेड टू क्विकली रीच हिज हाउस, ये अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ही विल टेक अ लोकल ट्रेन फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से लोकल ट्रेन ले लेंगे, जो मेट्रो ट्रेन होती है उसको ले लेंगे। एंड ही डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन बिकॉज ट्रेन टेक लेस टाइम, क्योंकि वो बहुत कम समय लेती है, दैट रन्स फास्टर, वो काफ़ी तेज़ चलती है, देन द बस के कंपैरिजन में। तो बस के कंपैरिजन में जो है ट्रेन बहुत तेज़ चलती है, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो बस से घर चलते हैं। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. Tan means क्या होता है, डार्क कलर, और गैबरडाइन मीन्स क्या होता है, टाइप ऑफ क्लॉथ।
तो यहाँ पे अब चार्ली बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब इनको ये नहीं मालूम कि इनके साथ ये क्यों हुआ, ये इनके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, इनको ये नहीं मालूम है। और ये बताते हैं कि इनका नाम चार्ली है। आई एम एन ऑर्डनरी पर्सन ऑफ 31, ये बहुत एक साधारण इंसान है जिसकी एज क्या है 31 है। एंड दैट डे ही वॉज वियरिंग अ डार्क कलर सूट ऑफ गैबरडाइन। एक गैबरडाइन मतलब क्लॉथ का एक फैब्रिक है, उसका इन्होंने एक डार्क कलर का सूट पहना हुआ था। एंड ही वॉज वियरिंग हैट ऑल्सो, ये हैट पहने हुए थे मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ का बना हुआ था। दैट हैड अ फैंसी बैंड, उस पे जो है जो हैट था उस पर फैंसी बैंड अटैच थे, काफ़ी उसमें किनारे किनारे एक बैंड अटैच था। एंड ही क्रॉस्ड अबाउट अ डजन मैन हु वर सिमिलर टू मी, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये क्रॉस करते हुए जिनके बगल से पास होते गए। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनी थिंग, और ये बताते हैं कि ही वॉज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एनी थिंग, किसी चीज़ से ये भाग नहीं रहे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लाउजा माई वाइफ, बस ये क्या चाहते थे कि ही वॉन्टेड टू रीच हिज होम टू मीट हिज वाइफ लाउजा, अपनी पत्नी लाउजा से मिलने के लिए जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो ये क्या हुआ कि फ्रॉम वेंडरबिल्ट से इन्होंने क्या किया, ही टुक अ टर्न, इन्होंने एक टर्न लिया, एंटर ग्रैंड सेंट्रल, और वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चले गए। देन ही वेंट टू डाउन स्टेयर्स, फिर ये जो है नीचे गए। वेंट डाउन द स्टेप्स मतलब क्या होता है, ही वेंट डाउन स्टेयर्स, से नीचे गए टू द फर्स्ट लेवल पे पहुँचे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से क्या होता है वेयर ट्रेन्स बाय द नेम ऑफ 20th सेंचुरी यूज टू रन। तो जो ये 20th सेंचुरी आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो दिस इज़ द नेम ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन का नेम है। तो 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो है 20th सेंचुरी क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। 20th सेंचुरी इज़ द नेम ऑफ ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ना ट्रेन्स लाइक, तो जहाँ पे ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, तो जहाँ से 20th सेंचुरी जो है क्रॉस करती, जहाँ से 20th सेंचुरी जाती है, तो ये स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे गए उसको कैच करने के लिए। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. और यहाँ पे क्या होता है, फ्लाइट मीन्स होता है रो ऑफ स्टेयर्स, और डक्ड मीन्स क्या होता है लोवर्ड और बोर्ड द हेड, सर को झुकाना, और हेडिंग मीन्स क्या होता है गोइंग स्ट्रेट, सीधे जाना। तो फिर इन्होंने क्या किया, देन ही वॉकड डाउन थ्रू अनदर रो ऑफ स्टेयर्स, एक जो है दूसरी स्टेयर्स केस से ये होते हुए जो है नीचे गए। एंड ही रीच टू द सेकेंड लेवल, और फिर ये कहाँ पहुँच गए, सेकेंड लेवल में। एंड फ्रॉम दिस लेवल लोकल ट्रेन्स यूज टू रन, वहाँ से जो है सेकेंड लेवल पे क्या होता है लोकल ट्रेन चलती हैं। आई लोवर्ड बाई हेड टू एंटर इन एन आर्क्ड डोर, इन्होंने जो अपना सर झुकाया उस आर्क्ड डोर, जो मतलब एक यू शेप में जो डोर बना है उससे झुका करके ये अंदर जो है जाना चाहे। गो टू द लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो सेकंड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का था वहाँ पर लोकल ट्रेन मिला करती थी, तो ये लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे गए। बट ही लॉस्ट हिज वे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपना रास्ता ही भूल गए, मतलब कहाँ इनको जाना है, ही जस्ट लॉस्ट हिज वे। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. तो 100 of times मतलब क्या होता है several times, और bumping into मीन्स क्या होता है come across, और see और meet है ना, मिलना किसी चीज़ का। तो ये क्या हुआ कि at the Grand Central Station one can easily forget the correct path, कोई भी अगर वहाँ पे जाए तो बहुत ही आसानी से जो है वो मीन्स दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट, मतलब तो यहाँ पे क्या था कि कोई भी अगर ग्रैंड सेंट्रल पे अगर जाता है तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब ये ऑब्वियस है कि वो रास्ता भूल जाएगा। और इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। 100 of times मतलब क्या होता है सेवरल टाइम्स, कई बार इनके साथ ही हुआ। आई हैव गॉन टू एंड केम आउट ऑफ दिस रेलवे स्टेशन, ये कई बार अंदर गए बाहर आए, ऐसा इनके साथ कई बार हुआ। बट ही ऑलवेज कम अक्रॉस न्यू डोर्स, और जब भी ये अंदर बाहर या आ जा रहे थे तो हमेशा एक नया इनको एक नया दरवाज़ा मिलता था, एक नई सीढ़ी मिलती थी और नया कॉरिडोर मिलता था। कॉरिडोर्स में होता है एक नया पासेज मिलता था।
तो इतना बड़ा बना हुआ है कि ये हमेशा जब भी ये बाहर आ रहे थे तो एक नए दरवाजे पे पहुंच जा रहे थे, एक नई सीढ़ियों पे पहुंचते थे और एक नए कॉरिडोर, एक नए गलियारे में पहुंच जाते थे जहां पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ पे ये वॉक कर रहे हैं. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और एक बार तो क्या हुआ कि he had entered a tunnel, एक टनल में चले गए. It was about 1 mile long, ये लगभग 1 मील लंबी थी. And through this tunnel he reached into the lobby of Roosevelt Hotel. और इस लॉबी से होते हुए, इस टनल से होते हुए रूजवेल्ट होटल पहुंच गए. और फिर क्या, अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस, इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. और इन द नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार क्या हुआ कि व्हेन ही वॉकड थ्रू अनदर टनल, एक दूसरे टनल से ये जो है वॉक करते हुए गए, तो ही रीच्ड एन ऑफिस, एक ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस बिल्डिंग में, दैट इज़ लोकेटेड ऑन 46th स्ट्रीट, जो कहाँ पे 46th स्ट्रीट पे है. तो यहाँ पे क्या है कि ऑथर इज़ ट्राइंग टू से दैट कॉरिडोर्स, डोर्स और टनल्स, ये सब क्या है, एट द स्टेशन वर सो मेनी टू कन्फ्यूज़ एनीबडी, कि जो ये टनल है, ये कॉरिडोर्स हैं, ये डोर्स हैं, ये लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं. उनके जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं दैट वर नॉट नोन, एग्ज़िट पॉइंट का पता ही नहीं, अंदर ही अंदर ऐसे सब घूम रहे हैं. तो ये सब क्या है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. और कभी कभी तो इनको ये लगता था कि जैसे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसे ग्रो कर रहा है, जैसे ट्री की तरह से. इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक ट्री की तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, टनल्स, ये सब इसकी क्या जैसे रूट जैसी लग रही हैं. पुशिंग मीन्स लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. अभी जो कॉरिडोर्स हैं, स्टेयरकेस हैं, ये सब इस तरह से जो है बढ़ते चले जाना है. टनल्स हैं, ये सब ऐसा लग रहा है जैसे इसकी लंबी लंबी जड़ें हैं, ये बढ़ती हुई चली जा रही है, जैसे एक पेड़ की तरह से ग्रो करता है पेड़, उसी तरह से ये उसके रास्ते भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उगते हुए चले जा रहे हैं, वो कहीं उसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling it's the way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इनको ये लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ट्री की तरह से उसके कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस और टनल, ये सब एकदम रूट की तरह से ग्रो कर रहे हैं. और ये जो ये रूट्स हैं दे आर ग्रोइंग एवरी डे, ये हर एक दिन जो है ग्रो करती हुई जा रही हैं. प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि देयर आर टनल्स दैट नो बडी नोज अबाउट इट, शायद वहाँ पे कोई टनल्स ऐसी हो सकती है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बना हुआ है. It is a feeling among general public that there is a tunnel that is underground and goes up to Times Square. और ये क्या है कि एक ऐसा इनको एक फीलिंग होती है, एक इनके अंदर एक ऐसा विश्वास है कि जो है ये एक जनरल पब्लिक के बीच से होता हुआ ये टनल, जब ग्रैंड सेंट्रल से होता हुआ अंडरग्राउंड होता हुआ ये टाइम स्क्वायर तक चला आता है ये टनल. और दूसरा टनल क्या होता है, मे बी गोइंग टूवर्ड्स सेंट्रल पार्क, शायद दूसरा जो टनल है वो सेंट्रल पार्क जा रहा है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और शायद हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स इतने सारे लोग जो हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो आते हैं बाहर, वहाँ पर ट्रेन बोर्ड करते हैं, तो शायद ऐसा ये टनल बनाया गया हो. सो प्रोबेबली इट कैन बी कंसीडर्ड अ वे टू एस्केप. शायद हो सकता है कि ये जो टनल है वो एक बचने का रास्ता हो, जहाँ से लोग एक सेफ पासेज से एग्जिट कर सकें. तो ऐसा ये जो है मतलब ऐसा वो सोचते हैं. प्रोबेबली दिस वॉज द रीज़न आई एंटर्ड इन टू अ टनल, और शायद यही रीज़न हो कि ये टनल में एंटर किए. तो मतलब मतलब ये ऐसा मतलब ये बताना चाहते हैं कि इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, बट ही कैन नॉट टेल दिस थॉट टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. लेकिन ये जो थॉट था, जो इन्होंने ये सब सोचा, इन्होंने अपने फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन angling left and slanting downward and I thought that was wrong. Angling मीन्स क्या होता है, बेंडिंग, और slanting मीन्स क्या होता है, स्लोपिंग, जहाँ पे स्लोप हो. तो यहाँ पे क्या है कि जो
कॉरिडोर है जिससे ये वॉक करते हुए जा रहे थे, मीन्स द कॉरिडोर ही वॉज वॉकिंग इनटू स्टार्टेड टर्निंग टू वन साइड एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। वो एक तरफ मुड़ता था और फिर नीचे की तरफ बिल्कुल उसमें स्लोप होता था, नीचे की तरफ बिल्कुल एकदम ढाल होती थी। तो जो कॉरिडोर था वो एक साइड मुड़ता था और नीचे एकदम ढाल होती थी। एंड ही थॉट दैट ही वॉज मूविंग इन अ रॉन्ग कॉरिडोर। इनको लगा कि एक रॉन्ग कॉरिडोर में जा रहे हैं, बट ही कॉन्टिन्यू टू वॉक, लेकिन ये चलते रहे, ये रुके नहीं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, ये जो है चलते रहे। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। तो डिडंट पास अ सोल, इट मीन्स क्या होता है, डिडंट क्रॉस और मीट एनीबडी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से ना मिले रास्ते में तो उसको बोलते हैं डिडंट पास अ सोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ही केप्ट वॉकिंग, ही कॉन्टिन्यू टू वॉक, ये चलते रहे। एंड ही वुड ओनली हियर्स ऑफ हिज ओन फुट स्टेप्स, और शायद इनको जो है अपने पैरों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। इट वॉज इको ऑफ हिज फुट स्टेप्स, इनके फुट स्टेप्स की इको साउंड था। बिकॉज द कॉरिडोर वॉज एम्प्टी। और ये इको साउंड कब आता है, जब इको साउंड तब आता है जब कॉरिडोर क्या होता है, एकदम खाली होता है। एंड ही डिड नॉट क्रॉस एनीबडी इन द कॉरिडोर, और इनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसको ये क्रॉस करके गए हों। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और फिर क्या होता है कि देन ही हर्ड अ नॉइज, तभी इनको कुछ नॉइज़ की आवाज़ आती है। सम पीपल आर डिस्कसिंग, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच इंडिकेटेड दैट कॉरिडोर वॉज अबाउट टू एंड, जिससे मतलब जब ये कॉरिडोर में, तब इनको पता लग गया कि शायद अब ये कॉरिडोर लास्ट में ख़त्म होने वाला है। दैट ही इज़ गोइंग टू गेट इन टू एन ओपन स्पेस, ये एक अब खुले स्थान में आने वाले हैं। द टनल टुक अ शार्प टर्न, और वो जो टनल थी, जो कॉरिडोर था, वो एक टर्न लेता है लेफ्ट साइड में। एंड ही वॉकड डाउन सम स्टेयर्स, और नीचे कुछ सीढ़ियों उतर के नीचे जाते हैं। एंड ही केम आउट ऑफ द टनल, ये टनल से बाहर आ गए होते हैं। एंड ही रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. Fewer means क्या होता है, lesser in number, जो बहुत ही कम संख्या में थे। तो जस्ट फॉर अ मोमेंट ही थॉट दैट ही हैड कम बैक टू द सेकेंड लेवल, इनको ऐसा लगा कि ये सेकेंड लेवल पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट से सेकेंड लेवल पे चले और सेकेंड लेवल से चलते चलते फिर सेकेंड लेवल पे पहुंच गए, ऐसा इनको लगा। बट ही नोटिस दैट रूम्स एट दिस लेवल वर स्मॉलर, लेकिन फिर इन्होंने देखा ध्यान से तो जो उसके रूम थे वो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे थे। एंड नंबर ऑफ टिकट काउंटर्स वर लेस, और जो नंबर ऑफ टिकट काउंटर्स थे वो भी काफ़ी कम थे। नंबर ऑफ गेट्स लीडिंग टू प्लेटफॉर्म वर लेस, जो कुछ गेट्स बने हुए थे जो प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे वो भी कम थे। द इन्फॉर्मेशन बूथ एट द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड, जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ पे इंक्वायरी हुआ करती थी वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड इट वॉज लुकिंग ओल्ड, और बहुत पुराना भी दिख रहा था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है ये क्या होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड एज इंक्वायरी विंडो। जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है उसको क्या हम बोल सकते हैं, एन इंक्वायरी विंडो। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन eye shade and long black sleeves protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. तो स्लीप प्रोटेक्टर मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा गारमेंट जो बाह को ढकने के लिए पहना जाता है। और फ्लिकरिंग मीन्स क्या होता है, नॉट स्टेडी वेरिंग, मतलब वो क्या होता है कि कई अलग अलग तरीके से जो है लाइट्स का जो है जलना, उसे वेरिंग मतलब उसे बोलेंगे फ्लिकरिंग। तो यहाँ पे क्या है कि द पर्सन सिटिंग एट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन विंडो पे जो बैठा हुआ था, ही हैड अ ग्रीनिश आइज, उसकी आंखें थोड़ी सी ग्रीन थी। देयर स्लीप प्रोटेक्टर्स वर लॉन्ग, उनके जो स्लीप प्रोटेक्टर्स थे मतलब जो उनके स्लीव्स थी वो काफ़ी लंबी थी। एंड हैव ब्लैक कलर, और उसका कलर ब्लैक था। लाइट जो है वो फ्लिकरिंग कर रही थी, इट मीन्स इट वाज डिम, जो लाइट्स थी वो लाइट्स वर डिम, लाइट्स में बहुत ज़्यादा जो है उजाला नहीं था। इट वाज फ्लिकरिंग, वो चमक भी रही थी, मतलब रुक रुक करके जो है उसमें एक फ्लैश आ रहा था। देन आई अंडरस्टूड वाई लाइट वाज फ्लिकरिंग, तभी इनको समझ में आ गया कि लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है।
क्योंकि द लैम्प्स वर ऑफ गैस ऑपरेटेड बर्नर, क्योंकि जो उसकी जो लैंप जल रहे थे वो गैस ऑपरेटेड बर्नर थे। तो गैस ऑपरेटेड बर्नर में क्या होता है, कभी कभी गैस ज़्यादा होती है तो वो जो है उसमें काफ़ी तेज़ उजाला निकलता है, कभी कभी गैस अगर कम सप्लाई होती है तो वो जो है धीमे जलने लगता है। तो ये जो बर्नर थे वो क्या होते थे कि उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं था, मतलब अगेंस्ट एयर, जैसे कोई फ्लेम जलती है तो उसके किनारे हम लोग कोई एक ग्लास स्ट्रक्चर या वेसल, कुछ ऐसा ओपन वेसल रख देते हैं जिससे आसपास की मतलब इधर उधर से हवा उसको बुझाए ना। तो वो जो मतलब लैंप वहाँ पे लगे थे दैट वाज ओपन फ्लेम टाइप लैम्प्स, वो जो है ओपन फ्लेम टाइप लैम्प्स थे, वो ऐसे जल रहे थे। So student, today we will end this story here on the page number 3, and from the page number means today we had read page number 1, 2 and 3, and in the next part of video we will read page number 4, 5 and 6. So I hope that you understood all the meanings and the words in this part of video. In the next part of video we'll move from पेज नंबर 4, हम लोग पेज नंबर 4 से डिस्कस करेंगे स्टोरी को आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।